नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वाक्य। तो वाक्य होता क्या है? तो वाक्य के पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी क्या? शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कि विचार की पूर्णता प्रकट हो। अर्थात वाक्य आपको जैसा लगे कि पूरा हो चुका हो। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, भारत एक महान देश है। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है। अब एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, समय बहुत बलवान है। इतना समझो। वाक्य अर्थात मतलब क्या? वाक्य मतलब कि कोई भी सेंटेंस जो हमारा पूर्ण हो चुका हो। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। अब वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला, अर्थ की दृष्टि से। और दूसरा क्या होता है? रचना की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला आता है अर्थ की दृष्टि से, तो इसको देखेंगे आगे अर्थ की दृष्टि से, आगे समझते हैं। तो पहला हम लोग का आता है अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। कितने? 8। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। तो पहला भेद कौन सा है? पहला है वो विधानार्थक वाक्य। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? विधानवाचक वाक्य भी बोल सकते हैं। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं भीतर तक काँप गया। विधानार्थक वाक्य मतलब क्या? कि मतलब जो सेंटेंस पूर्ण हो चुका हो और एकदम सिंपल सेंटेंस हो, विधानार्थक वाक्य। अब दूसरा आता है, दूसरा भेद है अपना निषेधार्थक वाक्य, यानी उसको बोल सकते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में किसी बात
के होने या न करने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या है, जिस वाक्य में किसी की बात का ना होने का या ना करने का, ना उसमें बात हो रही हो ना उसकी किसी की बात की जा रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेधार्थक वाक्य, मतलब उसमें नहीं आता हो। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम अपना विस्तार नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। लक्ष्मी अर्थात यहाँ पर किसी गाय का नाम है, तो हम लोग लिख लेते हैं गाय ने आज भी दूध नहीं दिया। ठीक है, तो अपना अब ये तीसरा आता है प्रश्नार्थक वाक्य। जिसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य भी बोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थी या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य मतलब क्या होता है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। जैसे मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कौन सा वाक्य है, प्रश्नार्थक वाक्य। अब हमारा चौथा आता है, फोर्थ आता है आज्ञार्थक वाक्य। इसको हम लोग आज्ञावाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, उससे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे करामत अली अपना ध्यान रखो।
इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। गाय को खुला छोड़ दो। तो ये हो गया अपना आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाती हो। जैसे इसमें करामत अली अपना ध्यान रखो, उसमें उसको बताया जा रहा है कि करामत अली अपना ध्यान रखो। और इसमें गाय को खुला छोड़ दो, उसको मतलब बताया जा रहा है कि आप गाय को खुला छोड़ दो। तो अपना पांचवा अब आता है कौन सा, इच्छार्थक वाक्य, जिसको आप इच्छावाचक वाक्य भी बोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे इच्छार्थक वाक्य क्या होता है, जिसमें कोई इच्छा प्रकट किया जाए, कामना प्रकट किया जाए, किसी को आशीर्वाद दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इच्छार्थक वाक्य। जैसे मानो दीदी आप सदा सुखी रहो। अब मानो दीदी को क्या आशीर्वाद दे रही है कि आप हमेशा सदा सुखी रहो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, प्रभु आपकी कामना पूरी करें। अब प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु आप मेरी कामना पूरी करें। तो अपना अब छठवा आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, इसको हम लोग बोल सकते हैं संदेहार्थक वाक्य। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है, उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें संदेह प्रकट होता है, जैसे कि शायद कल वर्षा हो, मतलब इसमें क्या शायद इसमें संकोच आता है, मतलब कुछ कुछ हो सकता है। जैसे कि शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे शायद कल वर्षा होगी। ठीक है, इतना समझा तो आगे बढ़ते हैं अब। तो सातवां आता है संकेतार्थक वाक्य। इसको संकेतवाचक वाक्य भी बोल सकते हैं हम लोग। इसका परिभाषा क्या हो सकता है, जिस वाक्य में संकेत
या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब इसमें संकेत मिलता है। पहला भी इस एग्जांपल लेते हैं कि अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। अब इससे एक संकेत मिल रहा है ना कि अगर गाय दूध नहीं देगी तो हम लोग इसका क्या करेंगे। गाय कब नहीं दूध देगी, जब बूढ़ी हो जाएगी। तो यानी इससे क्या संकेत मिल रहा है कि गाय अब हमारी क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो अब हमारे अगले टॉपिक बढ़ते हैं। 8वां क्या है, विस्मयार्थक वाक्य। जिसको हम लोग बोल सकते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इसका परिभाषा क्या होगा, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है विस्मयार्थक वाक्य में, जिसमें इसमें पता चलता है कि हर्ष किधर, खुशी किधर है, शोक किधर है, उसके बाद विस्मय का आदि का बोध होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल पहला देखते हैं। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। हम देखो और एग्जाम्पल लेते इसका। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी। ठीक है, तब हम लोग का आता है दूसरा, रचना की दृष्टि से। ये अर्थ की दृष्टि से था, तो अब हमारा दूसरा स्टार्ट होता है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आपको पेपर में ज़्यादातर रचना की दृष्टि से पूछता है, अर्थ की दृष्टि कुछ कम ही पूछता है। तो रचना की दृष्टि से हम लोग का पहला आता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य परिभाषा लिखे हैं, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब एक ऐसा वाक्य जो सबसे सिंपल हो और उसमें केवल एक ही क्रिया आती हो, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। अब इसमें एक ही क्रिया आ रही है, उगता, उगना क्या हम लोग का क्रिया, तो ये क्रिया क्या होगी, एक ही क्रिया, तो ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। एक और एग्जांपल लेते हैं, मोहल्ले वाले
अपनी फुर्सत से आते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है? आते हैं, आना। आना क्या है? क्रिया। तो अपना दूसरा आता है, दूसरा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होगी? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों जैसे कि समुच्चय बोधक में क्या आता है? और, परंतु, तथा, या आदि से जुड़े रहते हैं। ऐसे सब वाक्य इन सभी से जुड़े रहते हैं। जैसे हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ गई। इसमें दो सेंटेंस दिख रहा है, हम टैक्सी में बैठे, ये पहला सेंटेंस, और दूसरा टैक्सी दौड़ गई। इसको जोड़ने वाला कौन सा है? और। यानी और ये क्या है? समुच्चय बोधक है। यानी ये इसमें दो सेंटेंस मिल रहे हैं। संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है? एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य सरल वाक्य होंगे। तो हम टैक्सी में बैठे, ये सरल वाक्य है। टैक्सी दौड़ गई, ये भी सरल वाक्य। तो दो सरल वाक्य एक ही में आए तो वो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। तो अपना लास्ट एंड फाइनल आता है तीसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा? इसमें क्या होगा कि आपको इसमें वाक्य ऐसा लगेगा कि आपको वाक्य इसमें मिश्र है। जैसे कि देखिए, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है, ये आपको वाक्य मिश्र लग रहा है। इसमें दो वाक्य नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्योंकि लगा है। इसमें दो वाक्य नहीं है, इसलिए यानी अर्थ क्या होता है? इसमें मिश्र वाक्य में क्या होता है? इसमें दोनों वाक्य मिक्स होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। इसमें क्या हुआ? इसमें दो वाक्य मिश्रित हैं। तो ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार।